24 नवंबर 1971 अमेरिका में नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस की एक फ़्लाइट पोर्टलैंड शहर से टेक ऑफ करती है। ये एक आधे घंटे की फ़्लाइट है जो साथ के शहर सिएटल में जा रही है। इसमें सिर्फ 36 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन ये सब इस बात से बिल्कुल अनजान है कि इस जहाज़ में इनके दरमियान एक हाईजैकर मौजूद है। ये दिखने में एक नॉर्मल बिजनेसमैन लग रहा है और वैसे ही कपड़े पहन रखे हैं, एक सूट, वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट और उम्र तकरीबन 45 साल के आसपास। लेकिन ये जानबूझ के प्लेन की आखिरी रो में बैठा है, सीट 18E पे। जैसे ही ये प्लेन उड़ान लेता है वो अपना इंट्रोडक्शन देता है वहाँ मौजूद एयर होस्टेस फ्लोरेंस शाफनर को, और वो उस एयर होस्टेस को एक नोट देता है। उसे लगता है कि ये आदमी उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है। वो नोट लेती है और बिना पढ़े अपने पास रख लेती है। ऐसा करते देख कूपर उसे कहता है कि मिस, मुझे लगता है कि आपको ये नोट पढ़ लेना चाहिए। मेरे पास एक बॉम्ब है। उस नोट पे लिखा हुआ था कि आई हैव अ बॉम्ब, यू नीड टू सिट बाय मी। शाफनर आके उसके पास बैठ जाती है और देखती है कि उसके पास सच में एक बॉम्ब था। वो शख्स अपना नाम डैन कूपर बताता है। वो एयर होस्टेस के सामने अपनी डिमांड्स रखता है। मुझे $2 लाख चाहिए आज शाम 5 बजे से पहले, और साथ में 2 आगे के पैराशूट और 2 पीछे के। वो उसे कहता है कि अगर किसी ने कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश की तो वो इस प्लेन को बॉम्ब से उड़ा देगा। बाकी पैसेंजर्स को इस बारे में कुछ ना पता था, और ना वो एयर होस्टेस चाहती थी कि उन्हें पता लगे। वो नोट लेके जाती है कॉकपिट में पायलट्स के पास। एक दूसरी एयर होस्टेस टीना मकलाओ को भी ये बात बताई जाती है, और अब वो जाके कूपर के साथ बैठ जाती है। फ्लोरेंस ये बात पायलट्स को बताती है और ये बात पहुंच जाती है एयरलाइंस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड नायरोब के पास। अब उन्होंने फैसला लेना था। वो ये फैसला करते हैं कि कूपर की सारी शर्तें मानी जाए। वो FBI के साथ मिलके पैसे अरेंज करने लग जाते हैं। सिएटल के एक बैंक में ऐसे मौकों के लिए एक पैसे का बंडल रखा था, और उस बंडल में एक खास बात थी। लेकिन उस बंडल में क्या खास बात थी, इसका जिक्र हम आगे की वीडियो में करेंगे। लेकिन एयरलाइन के प्रेसिडेंट ने कूपर की बातें मानने का फैसला क्यों किया? इसके पीछे एक ही वजह थी, रेपुटेशन। वो नहीं चाहते थे कि उनकी कंपनी का नाम खराब हो। यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि इन्हें पैसे अरेंज करने के लिए कुछ टाइम चाहिए था, और ये फ्लाइट सिर्फ 30 मिनट की थी। तो पायलट को बोला जाता है कि वो प्लेन को हवा में तब तक घुमाता रहे जब तक वो पैसों का इंतज़ाम न कर ले। ये 30 मिनट की फ़्लाइट आहिस्ता आहिस्ता 3 घंटे की फ़्लाइट बन चुकी है, और पैसेंजर्स को अभी तक इस हाईजैकिंग के बारे में कुछ न पता है। उन्हें बताया जाता है कि एक माइनर टेक्निकल डिफ़िकल्टी की वजह से ये लैंडिंग डिले हो रही है। फाइनली 5:46 PM पे ये फ़्लाइट लैंड करती है सिएटल के एयरपोर्ट पे। ऊपर के कहने पे प्लेन को बिल्डिंग से थोड़ा दूर खड़ा किया जाता है, और उस एयरलाइन का एक रिप्रेजेंटेटिव पैसे और पैराशूट लेके प्लेन की तरफ आता है। ऊपर टीना और पायलट्स के अलावा सब लोगों को उतारने का कहता है। फिर उस प्लेन में फ्यूल भरा जाता है और ये प्लेन दोबारा टेक ऑफ करता है। अब इस प्लेन में टीना, कूपर और 2 पायलट्स थे। अब कूपर पायलट्स को इंस्ट्रक्शंस देता है कि प्लेन को मैक्सिको सिटी की तरफ लेके चलो, और इस प्लेन को 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ाना। विंग्स की पोजीशन 15 डिग्री पर होनी चाहिए, और प्लेन की स्पीड जितनी कम हो सके उतनी रखो। पायलट्स कूपर को बताते हैं कि अगर वो इन कॉन्फ़िगरेशंस के साथ प्लेन उड़ाएंगे तो वो कभी मैक्सिको सिटी पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इस प्लेन में इतना फ्यूल ही ना है। कूपर को इस बात की कोई फिक्र ना थी, और वो उन्हें कहता है कि जैसा मैंने बोला है वैसा करो। इसके बाद जो होता है वो टोटली अनबिलीवेबल है। ये किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। कूपर टीना को कहता है कि तुम कॉकपिट में जाओ और दरवाज़ा बंद कर लो। अब प्लेन के पिछले हिस्से में कूपर बिल्कुल अकेला था। वो अपनी पैराशूट्स पहनना शुरू करता है, और कुछ देर बाद आवाज़ आती है प्लेन का पिछला स्टेयरकेस खुलने की। ये एक खास बात होती थी उस टाइम के जहाज़ में। बोइंग 727 में पीछे की साइड भी एक स्टेयरकेस होता था। कूपर ने उस स्टेयरकेस को डिप्लॉय किया और पैसे और पैराशूट्स के साथ छलांग लगा दी। अब पायलट्स और टीना ने कूपर को छलांग लगाते हुए देखा तो नहीं, क्योंकि वो सब लोग कॉकपिट में थे, और उस टाइम कॉकपिट में कोई सुराख ना होता था जिससे नजर आ सके। लेकिन कुछ टाइम बाद जहाज का पिछला हिस्सा ऊपर की साइड टिल्ट हो जाता है, और पायलट्स उसे रिकैलिब्रेट करते हैं, और फिर इस फ्लाइट को नेवाडा के एक शहर रीनो में लैंड कराया जाता है।
वो लोग पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। वो प्लेन को अच्छे से तलाश करते हैं लेकिन कूपर का कोई निशान नहीं मिलता। उन्हें एक टाई मिलती है जिस पे पिन लगी होती है और पैराशूट्स का फटा हुआ हिस्सा जिसे कूपर ने पैसों को कवर करने के लिए इस्तेमाल किया था। उन्हें प्लेन में कुछ सिगरेट्स भी मिली थी जो कूपर ने पी थी। उस टाइम पे जहाज में सिगरेट पीना अलाउ होता था। वो लोग जहाज की इंस्पेक्शन करते हैं तो उन्हें 66 ऐसे फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं जो पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स में से किसी के ना थे। लेकिन वो बैग जिसमें बॉम्ब था, पैसे और पैराशूट्स गायब थे, बिल्कुल कूपर की तरह। FBI ने उस इलाके में कूपर की तलाश शुरू की लेकिन उन्हें कुछ ना मिला। FBI का ये केस चलता रहा 45 साल तक और फाइनली 2016 में इस केस को क्लोज कर दिया गया। ये हिस्ट्री का एक इकलौता हाईजैकिंग केस है जिसे आज तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया। इस केस को फाइनली 2016 में क्लोज कर दिया गया लेकिन कई सवाल वैसे के वैसे थे। डीबी कूपर कौन था? क्या पुलिस ये पैसे कभी रिकवर कर पाई? क्या कूपर कभी पकड़ा गया? सवाल बहुत से हैं, जवाब जानते हैं इस वीडियो में। इस हाईजैकिंग के केस में दो चीजें बहुत इंटरेस्टिंग हैं। एक ये कि बाकी पैसेंजर्स में से किसी को पता ना चला कि उनका प्लेन हाईजैक्ड है। ना कोई मारा गया और ना किसी को कोई इंजरी हुई। कई लोग इस बात का क्रेडिट टीना मकलाउ को देते हैं। उन्होंने काफी कामली बिहेव किया और इंश्योर किया कि कूपर की हर बात मानी जाए ताकि कोई ऐसा हादसा ना पेश आ सके। और दूसरी मिस्टीरियस चीज है डीबी कूपर का नाम। दरअसल इसका असली नाम डैन कूपर था लेकिन आजकल हर कोई उसे डीबी कूपर के नाम से जानता है। लेकिन वो डैन कूपर से डीबी कूपर कैसे बने, इसके पीछे भी एक स्टोरी है। दरअसल एक रिपोर्टर जेम्स लॉन्ग अपनी डेडलाइन में लेट हो रहे थे और उन्होंने अपने पुलिस सोर्स से सुना कि इस हाईजैकिंग के पीछे डैन कूपर था। लेकिन उन्होंने डैन कूपर की बजाय डीबी कूपर सुन लिया और उन्होंने उसका नाम डीबी कूपर ही पब्लिश कर दिया। बाकी कई जर्नलिस्ट ने उन्हें देखा और उन्होंने भी कॉपी करके डीबी कूपर ही लिखना शुरू कर दिया। FBI का ये कहना था कि कूपर ने छलांग लगाते हुए कैश अपने साथ स्ट्रैप कर लिया था और उस कैश का वजन लगभग 10 किलो था। कूपर 2 पैराशूट्स लेके कूदा, एक आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ। कूपर ने किस एरिया में छलांग लगाई इस बात का अंदाजा पुलिस के पास मौजूद था। पुलिस के मुताबिक कूपर ने वाशिंगटन स्टेट के साउथ वेस्ट के इलाके में छलांग लगाई थी और वहाँ नीचे मौजूद थे पाइन फॉरेस्ट, लेक्स और बड़े बड़े कैनियंस जहाँ पे बालू रहते थे। पुलिस का कहना था कि कूपर ये फॉल सरवाइव नहीं कर पाया होगा क्योंकि उसने जो कपड़े पहने थे वो इस छलांग के लिए सूटेबल ना थे। उस रात विंड स्पीड भी बहुत तेज थी। अंधेरे और ऐसी वेदर कंडीशंस में नीचे देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर वो किसी लेक में भी गिरा होगा तो नवंबर के महीने में पानी काफ़ी ठंडा होता है और ऐसे में उसका सरवाइव करना इम्पॉसिबल था। लेकिन इसके बाद काफ़ी ऐसी चीज़ें सामने आई जिसे देख के ये लगता है कि शायद कूपर ये फॉल सरवाइव कर गया हो। इस इंसिडेंट के बाद 5 हाईजैकर्स ने सेम टू सेम ऐसी ही हाईजैकिंग की और वो पांचों सरवाइव कर गए। लेकिन वो पांचों पुलिस या FBI के हाथों पकड़े गए। पुलिस ने सोचा कि अगर ये कूपर से ज़्यादा ख़राब कंडीशंस में ये फॉल सरवाइव कर सकते हैं तो शायद कूपर भी वो फॉल सरवाइव कर गया हो। स्पेशली इसलिए क्योंकि टीना ने कूपर को जो पैराशूट्स दिए थे उसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस लिखे थे कि इन्हें कैसे इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कूपर ने उसे ये बताया था कि मुझे ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं, मुझे इन्हें इस्तेमाल करना आता है। FBI ने उस जगह की तलाश शुरू कर दी जहाँ पे उसने जंप किया था। एक्चुअली में पुलिस ने उस जगह की तलाश हाईजैक के अगले दिन से ही शुरू कर दी थी। पुलिस चाह रही थी कि उन्हें कोई ऐसी चीज़ मिले जिससे ये कंफर्म हो सके कि कूपर ने इसी एरिया में जंप किया था। जो पैसे कूपर को दिए गए थे उनकी खास बात ये थी कि वो सारे के सारे $20 के नोट थे और इन सभी नोट्स पे जो सीरियल नंबर्स लिखे थे बैंक ने उन्हें नोट कर रखा था। FBI ने इन सीरियल नंबर्स की लिस्ट पूरे कंट्री में बांट दी। बैंक से लेके कैसीनोज तक सबको ये बोल दिया गया कि अगर कोई इस सीरियल नंबर का नोट इनके पास आए तो वो FBI से कांटेक्ट करें। इन्वेस्टिगेटर्स के लिए वो जगह ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो रहा था जहाँ पे कूपर ने जंप किया था। एक्चुअली में इसमें काफ़ी वेरिएबल्स थे क्योंकि उस रात अंधेरा था तो किसी ने देखा ना था कि कूपर ने एग्जैक्टली किस जगह पे जंप किया था। उस रात विंड स्पीड क्या थी और कूपर ने पैराशूट किस हाइट पे डिप्लॉय किया था, इस बारे में किसी को कुछ ना पता था, जिस वजह से वो जगह ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। इन्वेस्टिगेटर्स का बेस्ट एस्टिमेट था कि वो वाशिंगटन के लेक मर्विन के आसपास लैंड किया होगा।
पुलिस ने उस एरिया में हाउस सर्चेस शुरू कर दी। लेक मर्विन में बोट्स चलने लगी। एक कंपनी ने तो अपनी सबमरीन डिप्लॉय कर दी कि वो लेक मर्विन से कुछ ना कुछ ढूंढ सके। वो चाहते थे कि उन्हें कुछ मिले, जैसे कि पैसे, पैराशूट का कोई हिस्सा या कोई डेड बॉडी, जिससे उन्हें पता चल सके कि कूपर यहाँ पे लैंड हुआ था। लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। 1979 में इस हाईजैकिंग के 8 साल बाद एक पायलट टॉम बोहन FBI को कांटेक्ट करता है। उस रात जब हाईजैक हुआ तो उस जहाज से 4 मिनट पीछे और 4000 फीट ऊपर एक और जहाज उड़ रहा था, जिसे पायलट टॉम बोहन उड़ा रहे थे। उन्होंने FBI को बताया कि FBI ने जो इन्वेस्टिगेशन की है कूपर की लैंडिंग को लेके, वो 80 डिग्री से गलत है। उन्होंने बताया कि FBI को सर्च वाशुबल रिवर के ड्रेनेज एरिया में करना चाहिए। कुछ दिनों बाद उनका शक सही साबित होता है। एक 8 साल के बच्चे को कोलंबियन नदी के किनारे $20 के कुछ नोट मिलते हैं। जब पुलिस ने उन नोट्स के सीरियल नंबर्स को मैच किया तो पता चला कि ये वही $20 के बिल्स थे जो उन्होंने कूपर को 8 साल पहले दिए थे। पुलिस ने उस जगह की बहुत सर्च की, लेकिन उन्हें कुल मिला के $5800 ही मिले। टॉम ने जो हाइपोथेसिस की थी कूपर की लैंडिंग को लेके, वो सही साबित हुई। FBI ने उस जगह की काफ़ी सर्च की कि उन्हें बॉडी, पैराशूट या कोई ऐसी चीज़ मिले। FBI एजेंट्स का मानना था कि कूपर उस दिन नदी में डूब के मर गया था। एक बहुत बड़ा सवाल ये भी उठता है कि प्लेन से उतरने के बाद कूपर के साथ जो भी हुआ, लेकिन कूपर एक्चुअली में था कौन? कोई तो आइडेंटिटी मौजूद होगी कि ये बंदा कौन था और कहाँ से आया था। FBI के पास ये पता करने के लिए ज़्यादा कुछ था नहीं। उनके पास एक गोल्डन टाई और क्लिप थी। मार्च 2009 में एक रिसर्च टीम ने उस टाई पे लगे माइक्रो पार्टिकल्स पे रिसर्च की। उन्होंने बताया कि उस टाई पे कुछ पोर्शन अनअलॉयड टाइटेनियम का था, कुछ एल्यूमिनियम का और कुछ टाइटेनियम एंटीमनी अलॉय का था। इनकी फाइंडिंग्स ने ये सजेस्ट किया कि कूपर किसी मेटल या केमिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में काम करता था या किसी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कंपनी जैसे बोइंग में। दरअसल टाइटेनियम उस टाइम पे प्लेन की फैब्रिकेशन में यूज होता था। 3 अटेम्प्ट्स के बाद कूपर का एक स्केच भी बनवाया गया था, जिसपे क्रू मेंबर्स का ये कहना था कि ये स्केच बिल्कुल कूपर जैसा ही लग रहा है। डैन कूपर का असली चेहरा और उसका प्रोफेशन अब दुनिया के सामने था। बहुत से लोग कूपर की आइडेंटिटी को लेके कई थ्योरीज बनाने लग गए। FBI ऑफिसर लैरी कार्ड, जिन्होंने 2006 से लेकर 2009 तक इन्वेस्टिगेटिव टीम लीड की थी, उनका कहना था कि कूपर एयरफोर्स में कार्गो लोडर था, क्योंकि ऐसी ट्रेनिंग उन्हें ही दी जाती है कि पैराशूट कैसे ओपन करना है, किस हाइट पे डिप्लॉय करना है और प्लेन्स के स्टेयरकेस कैसे खोलते हैं। इन आइडेंटिफिकेशंस की बेस पे FBI ने 800 से ज़्यादा लोगों की लिस्ट जारी कर दी, जिनमें से कोई भी DB कूपर हो सकता था। लेकिन इनमें से लगभग 20 लोगों पे ज़्यादा शक किया गया। इनमें से एक आदमी थे रिचर्ड मैकॉय, जो कि वियतनाम के एक आर्मी वेटरन थे। इन्होंने कूपर की हाईजैक के 5 महीने बाद एक प्लेन बिल्कुल उसी तरह से हाईजैक किया। इन्होंने डिमांड की 4 पैराशूट्स और $5 लाख की, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये था कि FBI ने उन्हें 2 दिन बाद अरेस्ट कर लिया। FBI को लगा कि यही DB कूपर है और ये इसका दूसरा अटेम्प्ट था। इस पे 1991 पे एक किताब भी पब्लिश होती है, DB कूपर द रियल मैकॉय। उस किताब में लिखा था कि जब मैकॉय के घर वालों को वो टाई दिखाई गई तो उनका कहना था कि ये टाई मैकॉय की ही है। लेकिन जब मैकॉय से इस बारे में पूछा गया कि क्या वही DB कूपर है, तो उसने मना कर दिया कि ना वो इस बात को एडमिट करेगा और ना डिनाई। इसके 2 साल बाद मैकॉय एक जेल ब्रेक अटेम्प्ट करता है, जिसके नतीजे में एक शूट आउट होता है और वो मारा जाता है। ये सुन के आपको लगेगा कि ये मिस्ट्री तो सॉल्व होगी, लेकिन नहीं, इस कहानी में अभी भी एक ट्विस्ट बाकी है। FBI आज तक ये कंफर्म नहीं कर सकती कि मैकॉय ही DB कूपर था। इसके पीछे 2 बड़ी वजह थी। पहली ये कि जो DB कूपर का स्केच बनाया गया था वो मैकॉय से मैच नहीं करता था। दूसरा ये कि FBI को बाद में एविडेंस मिला कि कूपर हाईजैकिंग की रात को मैकॉय लास वेगस में मौजूद थे और अगले दिन अपनी फैमिली के साथ थे। दूसरे सस्पेक्ट हैं रॉबर्ट रॉकस्ट्रा नाम के वियतनाम के वार वेटरन। इन्हें कई दफ़ा अरेस्ट किया गया फ्रॉड, एयरक्राफ्ट थेफ्ट
और पोजेशन ऑफ एक्सप्लोजिव्स के लिए, लेकिन हर दफ़ा इन्हें बाद में नॉट गिल्टी पाया गया। 1970s में रॉकस्टार सस्पेक्ट लिस्ट में टॉप पे थे। वो कई दफ़ा मज़ाहिया अंदाज में बोल देते थे कि क्या पता मैं ही डीबी कूपर हूँ, लेकिन बाद में जाके उन्होंने ये बात डिनाई की। 2016 में इस केस को बंद कर दिया गया और 2019 में रॉकस्टार की मौत हो गई। लेकिन एक सवाल अभी भी वैसे का वैसा है कि डीबी कूपर था कौन? डीबी कूपर कौन था, कहां से आया और कहां चला गया? आपको क्या लगता है कि उस रात जब डीबी कूपर ने छलांग मारी तो क्या वो उस छलांग को सरवाइव कर पाया होगा? ऐसी ही और मिस्ट्री वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें।